ऑनलाइन फैशन मार्केट का नक्शा रातों रात बदल दिया। कई लोगों ने अपना खुद का फैशन ब्रांड बनाने का सोचा। शाक्स, मैं 24 साल से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ और मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि बत्रा जी आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं। तब मैंने ये बात आशमा को बताई और मैं 24 साल की थी तो मैं तो सुपर एक्साइटेड कि फोड़ देंगे। अब उस ब्रांड का क्या हुआ मैं आपको क्या ही बताऊं। शॉर्ट में बताऊं तो वो डूब गया और उसी के साथ डूबी मेरी जवानी, मेरे अरमान और मेरे 70 लाख रुपए। डूबकर समझ आया कि फैशन ब्रांड बनाने के लिए एग्जैक्टली लगता क्या है। तो आया दुराबी। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है आशमा बत्रा। मेरा नाम है सोनिया बत्रा और मेरा नाम विनोद बत्रा और हम गुड़गांव से हैं। दुराबी इंडिया का इकलौता 100% हैंड डाइड लेबल है जो एक ट्रेडिशनल टेक्निक को एक मॉडर्न अवतार में प्रेजेंट कर रहा है। हैंड डाइंग का हर पीस उतना ही यूनिक है जितना उसे पहनने वाला। कोई दो पीस सेम नहीं हो सकते, जस्ट लाइक आर्ट। एंड हम इको कॉन्शियस भी हैं एंड जनरेशनल कारीगर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सोशल इम्पैक्ट भी ला रहे हैं। हमारी क्वालिटी हाई है और हम साइज इंक्लूसिव भी हैं। बट शाक्स, हमारी सिर्फ क्वालिटी हाई है, प्राइस नहीं। ऑल थैंक्स टू माय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद वर्कवेयर कैटेगरी में सॉलिड क्लोथिंग एंड मिनिमलिस्ट एस्थेटिक को केटर करने के लिए हम लाए हमारा दूसरा ब्रांड आमिली। हमारा विजन है कि जब भी आप सोचे हैंडक्राफ्टेड अफोर्डेबल लग्जरी, आप सोचे दुराबी एंड आमिली। एंड वी प्लान टू एक्सपैंड अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। इसी के लिए हमारा आस्क है 75 lakhs for 3%. All right. Oh, music! Finally! Fashion show. Welcome to Shark Tank India Season 4, Batra family from Gurgaon. Thank you. थोड़ा बहुत आपने बताया कि कैसे शुरू हुई ये ब्रांड, जी। लेकिन आपने साथ में एक ब्रांड जो डूब गई थी उसके विषय में भी बात की। तो थोड़ा सा समझा सकती हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ? तो 2020 में कोविड से पहले some ब्रांड आर्किटेक्ट्स उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड आर्किटेक्ट्स? यस। मतलब वो हमारे लिए भी नया कॉन्सेप्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस तो इनके पास था 24 साल से, बट मार्केटिंग और ब्रांड बनाने में क्या क्या लगता है वो ना मुझे पता था और ना ही इनको पता था। सो दे अप्रोच्ड अस कि मार्केट प्लेस पे डिमांड है, हम मिंत्रा के लिए एक ब्रांड बनाएंगे। मिंत्रा पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में गैप है और हम उस गैप को फिल करेंगे और हमारा ये ASP रहेगा और हम इतना इन्वेंट्री बनाएंगे और हम इसको 2 साल में 100 करोड़ बड़े सपने। तो इन्वेस्टमेंट सारा आपका लगा? इन्वेस्टमेंट सारा हमारा था और ब्रांड आर्किटेक्ट्स की भी अलग फीस थी और कमीशन भी अलग से था। बहुत SKUs बनाए, बहुत इन्वेंट्री बनाया। उन्होंने तो और भी बनवाना था। वो तो डैड ने बोला कि नहीं, मैं अभी इतनी बनाऊंगा, मैं फैब्रिक लेके रख रहा हूँ, बट मैं इसमें अभी मैं और इन्वेंट्री नहीं बनाऊंगा। सीधी बात बोलूं तो हमने भरोसे पे ही काम किया था वहाँ पे। क्या हुआ? नहीं चला सर, ना अजियो पे चला ना मिंत्रा पे चला। 50% रिटर्न रेट था उस ब्रांड का। Crazy. और क्या नाम था ब्रांड का? निराया। हाँ, कि वो जो 2 साल थे उसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। That's right. अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, अबाउट पीपल, अबाउट हाउ द प्रोसेसेस वर्क। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फैशन नहीं था, सो ये मेरा क्रैश कोर्स था इन फैशन। वो कहते हैं ना, सक्सेस बिल्ड्स ईगो बट फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। Exactly. तो आप सीख के निकले वहां से। बिल्कुल। बहुत सारी ही लर्निंग्स थी, बट 3 मेजर बातें जो मुझे समझ आई थी। एक तो भरोसेमंद लोग, नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज हम बहुत कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, दैट हैज टू बी देयर। सेकंड, वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के लिए था, तो उसमें कोई बहुत खास USP या स्टोरी लाइन नहीं थी। थर्ड थिंग वाज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, और ये 3 पॉइंट हमने दोनों ब्रांड्स में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यूज करे। चौथा पॉइंट आपने नहीं बताया, बिकॉज आपने पहले कहा कि 50% रिटर्न्स थे। हाँ जी। तो 50% रिटर्न से आप क्या सीखी? A lot of things. हम जिस तरह से प्रोसेस को मैनेज करते हैं, there is a lot of confirmation that happens after the person clicks on confirm order.
There is a call confirmation. We don't say confirm your order. We say that we customize if we can do something for you, अच्छा, so that we kind of tell the customer कि आपका product आ रहा है, आप expect करो इसको। हेल्पलाइन होती है ये करने? CR है, my internal CR है। ये तो मतलब बहुत ही स्केलिंग के टाइम आप कितने 50 लोग लगेंगे टू कॉल? सबका नहीं करना होता ना, पेड ऑर्डर को तो नहीं करना आपको। You have to make sure that जो COD orders है उसमें भी there are certain pin codes that we have highlighted जहाँ से हमें फेक ऑर्डर्स का बिल्कुल, मैक्सिमम ट्रैक्शन है, बिकॉज बीच में ना एक फेक ऑर्डर्स का इशू आ गया था, Absolutely. तो वहाँ से हमने ये SOP क्रिएट कर दिया था कि हमें एक बार और चेक उसको करना आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटेड कॉलिंग। Correct. सोनिया मैम आप क्या करते हैं इसमें? मैं एक्चुअली ऑपरेशंस देखती हूँ फ्लोर पे। आशिमा के साथ या विनोद जी के साथ? एक्चुअली स्टार्टिंग तो मैंने विनोद जी के साथ ही करी थी, अच्छा, बट अब आशिमा का भी आ गया तो हमारा यूनिट तो सेम ही है। किसके साथ ज्यादा मजा आता है? मुझे कलर्स में प्ले करना ज्यादा पसंद है। नहीं, इन दोनों में। मम्मा एक्चुअली न्यूट्रल है। ब्रिज है पापा अच्छा। और मेरे बीच का। क्या हुआ कि वो जो ब्रांड जो डूब गया, इसने 6 महीने अपना सोचा, दिमाग लगाया कि अब मुझे क्या करना है। तब इसने अपना दिमाग लगा के कहा कि पापा मैं अब अपना मार्केट प्लेस पे भी माल नहीं बेचूंगी, मैं अभी पहले अपना एक ब्रांड बनाऊंगी, D2C में मैं इसको बेचूंगी। समझ इसने गया। अपनी स्टोरी लाइन ईच एंड एवरीथिंग सारा काम इसने किया। अच्छा, हम तो बैक एंड पे सपोर्ट, हमने तो माल बना के देना है कि आपको क्या चीज चाहिए, आप अपना डिजाइन सैंपल हमें दे दो, हम आपको वो बना के दे देंगे और सही। मिनिमम टाइम में। तो उसके लिए आपको क्या प्रॉफिट शेयर मिलता है कि आप बिलिंग करते हो उनको? बिलिंग मैं इनको Billing बिलिंग करता हूँ। इसमें होता क्या है कि ये मुझे सब चीज देते हैं, फैब्रिक, ट्रिम्स, एवरीथिंग। मैं इनको जो वर्क करके देता हूँ। अच्छा, समझ गया। इनकी इक्विटी है आपके कंपनी में? जी, दोनों की इक्विटी है। क्या स्प्लिट क्या है? 50%, 25%, 25%। आशिमा जी, हैंडाइज के थ्रू आपने एक अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ जी। है, थोड़ा इसके बारे में सेकंड लेयर डिटेल में जाएंगे पहले? सो 2020 से 1 साल पहले एक फैड आया था टाई डाई का, अगर सबको याद हो, सॉक्स भी टाई डाई, हुडी भी टाई डाई, बट उसमें भी फैड में भी देयर वाज ओनली दैट सीधी सीधी लाइनें या वो ब्लॉचिंग, बस और कोई मुझे तीसरा डिजाइन दिखा नहीं। बट देयर वाज सो मच टू बी डन with hand dyeing and I've always been a creative person, so I've played with color. I'm a painter also, so I started sitting with the tie dye master. हमने टेक्निक्स निकालनी शुरू करी कि हम क्या निकाल सकते हैं। हम इसमें ब्रश टेक्निक्स भी कर सकते हैं, शिबोरी, बाटिक, ये सब तो मार्केट में है, बट उसको मॉडर्न वे में कैसे ला सकते हैं, बिकॉज वो हमें मोस्टली या तो ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स में ज्यादा यूज होता हुआ Correct. दिखता है। सो द आइडिया वाज टू मॉडर्नाइज इट एंड क्रिएट पीसेस दैट लुक लाइक आर्ट, जो अरे ये क्या है एकदम से देख के अलग सा हो। So लोग that दूर is- से देख के कहें कि बढ़िया कि लग रहा हाँ, है। दूर से देख के लगे कि एक ब्रांड की वाइब आ जानी चाहिए और वो बननी जरूरी है फॉर एनी ब्रांड टू स्केल। गुड थिंकिंग। हम आप दुराबी का लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? ये डिसाइड आसमा ने किया है। I love what you're wearing. थैंक यू। Beautiful. So that's for you. थैंक यू। नाइस। बहुत सॉफ्ट एंड वेरी फ्लोई। मुझे जो पसंद है आशिमा इज द क्लिंच्ड वेस्ट। Yeah. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। एंड आपकी जो एज ग्रुप है, आपकी ममा भी पहन रही है, आप भी पहन रही है, और साइजेस में भी मैंने देखा आपके एक प्लस साइज भी मॉडल थी, जी। तो आई थिंक आपने बहुत सोच के डिजाइन सेंसिबिलिटीज बनाई हैं। पीजी के हिसाब से मेरा यही था दैट आई वांट इट टू बी ओकेजन वेयर, पार्टी वेयर, डेट वेयर, एनीवेयर वेयर यू वांट टू लुक स्पेशल, यू कैन वेयर इट एंड एनीबडी कैन वेयर इट। अगर मैं इसके साथ एक चोकर डाल लूं, मैं अपना स्टैक कर लूं, तो मैं दिवाली पार्टी रेडी हूँ। अगर मैं ऐसे चली जाऊँ तो मैं आपके सामने अपना बिजनेस प्रपोजल भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। सो दैट वाज द होल आइडिया। आशिमा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा आपके मिशन में कि इन द वर्ल्ड ऑफ फास्ट फैशन वी आर टेकिंग इट स्लो। यस, तो क्या आप इसे स्लो फैशन समझते हैं दुराबी को, और क्या आप उस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, मोर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बेस्ड, एब्सोल्युटली। सो ये हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और आप उस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं दुराबी और आमिली को कि Amili is ज्यादा also completely sustainable brand. It is also slow fashion, but उसमें slow fashion का मतलब सर मेरे how I understand is basically कि you should not be producing in bulk, you should not be contributing to landfills, you should be sourcing mindfully, selling mindfully. All of that is commonality between both the brands. Yes. यहाँ निराया क्यों लिखा है? Because you shut it down. ये ओल्ड पैकेजिंग ये है। पुरानी थैली है। Yeah, ये एक्चुअली में no, बैग बने one हुए minute, थे, one minute. तो मैं कहा चलो अभी ब्रांड तो है ही, चल ही रहा था, अब उसको डिलीट कर दिया। एक्चुअली मिस्टर बत्रा, एक मैं थोड़ा सा डिफर जी, करूंगी, जी, बिकॉज जी। क्या होता है ना, अभी कस्टमर लाइक मी,
मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी अगर सपोजिंग ये दोनों वेबसाइट के पहले मैं यहाँ गई एंड आई सी इट्स अ डेड वेबसाइट, तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कंज्यूमर का, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होता है। Point तो taken. इसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश, कि आप है ना Point थोड़ा पैसा बचाने के लिए आपके पैकेजिंग पे वो गलती कर रहे हैं जहाँ से आपके कस्टमर्स यू विल लूज। थोड़े पैसे जी के लिए बिल्कुल ये मैं- मिस्टेक मत जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट। थोड़े रेवेन्यूज की बात करें आप। So हमने 2022 में स्टार्ट किया था। 22-23 में हमारा रेवेन्यू वाज 36 lakhs। 23-24 में हमारा रेवेन्यू वाज 3.45 वेल crores। डन। एंड अभी तक हम इस साल में 2.35 crores कर चुके हैं और हम Very 5.5 पे Very क्लोज nice. करेंगे। व्हाट इज द बॉटम लाइन, और आप थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा सकते हैं? जी, तो मेरा 30% कॉग्स आता है, 37% मेरा मार्केटिंग स्पेंड आता है, 10% मेरा आता है इंफ्रा रेंट यूटिलिटीज, 5% मेरा आता है प्लेटफॉर्म कॉस्ट एंड 5% मेरा लॉजिस्टिक आता है। 5% प्लेटफॉर्म कॉस्ट क्या हुआ? शॉपिफाई, शिप रॉकेट 1-2% जो चला जाता है इधर उधर ये वो। यूनिकॉमर्स वगैरह वाले जी। ना बहुत ले लेते हैं। यूनिकॉमर्स यूज करते हैं आप टू सेल ऑन मल्टीपल मार्केट प्लेसेस? नो सर, अभी हम मार्केट प्लेसेस पे नहीं हैं। अभी हम आप सब डायरेक्ट करते हैं? दिस इज ऑल फ्रॉम आवर वेबसाइट shopdorabi.com, amili.com। Oh, okay. Amazing. That's Five very point nice. five. आउटस्टैंडिंग। आप थोड़ा सा अपना वेबसाइट दिखा देंगे क्विकली Absolutely. क्विकली? We can go down, we can show the categories. We have quad sets. These are all the categories Very we nice. have. The green one is beautiful. Yeah. This is one of my top sellers. Yeah. I have sold 1,500 pieces of this one. This is Alia dress. Why Alia? Did Alia wear it? No, sir. All my dresses have names. Is it? So this Acha. is Aroha. This is Aryaki. What you have is Leila. What wow. sir have is Lizette. What is What this? ma'am have is Juniper. That's Aura. Sir have is Ziva. This is the Alia dress. So इसमें क्या होता है, पहले ये आलिया ड्रेस कोरी बन गई एंड देन ये वाइट में ऐसे बनी, हमने इसको बंधता है, दिस हैज टू बी टाइड वेरी टाइट फॉर इट टू वर्क, देन इट्स डाइड एंड then when we open it, that is when the patterns actually come. So this is a very intensive process which takes a lot of time and एफर्ट। effort. आप मार्केट प्लेसेस में क्यों नहीं गए अभी तक? तो सर हम मार्केट प्लेसेस पे जाने का पूरा प्लान है। एक ब्रांड पोजीशनिंग बनानी जरूरी थी कि हमें किस तरह के मार्केट प्लेसेस पे जाना है। मिंत्रा पे यस सम SKUs देयर आर डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर ASP में वो बैठते हैं एंड दे विल बी सोल्ड देयर, बट मुझे वो पोजीशनिंग करनी थी, तो अभी हम नायका के हिडन जेम्स कैटेगरी में नेक्स्ट क्वार्टर से आ जाएंगे और हम उसके बाद पर्निया पॉपअप और अजा और प्रीमियम मार्केट प्लेसेस पे, बिकॉज जब आप प्रीमियम मार्केट प्लेसेस पे इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स देखते हो, इट्स एन इम्पल्स परचेज। क्या प्राइस रेंज है? सो मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस आता है फॉर दोराबी अबाउट 4,000 एंड फॉर आमिली अबाउट 3,200। मेरी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है फॉर आमिली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3,000, इट विल गो अप टू 7,000। फॉर दोराबी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,500 एंड गोज अप टू 8,000। आपका क्या कोई शॉप है या ऑफलाइन बिजनेस भी है या सब ऑनलाइन है? जी, तो हम 4 MBOs में हैं इन इंडिया करंटली and we are in 1 in Dubai and we are going to be in 1 in New York, Upper East Side from next month itself. Why? Why not? Why not? Because अभी तक इंडिया में नायका और ये मिंत्रा, अजियो, ये इतने चल रहे हैं. They are doing very well. Yeah. It is easier to capture that than to talk about global stuff is what मेरे को ये लगता है. I agree with you, sir. There is a huge market in India which we definitely plan to capture. But दोराबी और handcrafted goods की जो global appeal है ना, वो बहुत बड़ी है. तो Good मैं point. सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं इस ब्रांड को global franchise बनाना चाहती हूँ. आशिमा, आप नंबर बताइए ना कि आपने जो 4 स्टोर बताए इंडिया में, उससे कितना % आपका सेल आ रहा है? लास्ट ईयर तक 23 तक तो हमारे पास एक ही स्टोर था. ये ठीक लास्ट है. जो भी 4 स्टोर हुए हैं, पिछले 6 महीने में 5 महीने में हुए हैं. तो पिछले 5 महीने में अभी हमारा करंट 15% रेवेन्यू ऑफलाइन आ रहा है, 85% इज ऑनलाइन. और ये 15% सारा इंडिया से आ रहा है या कुछ दुबई से भी आ रहा है? इसमें से 2 to 3% ही दुबई से आ रहा है. और स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू क्या है दोनों ब्रांड्स के बीच में? 23 तक मेरा split of revenue was 80% Dorabi, 20% Amili because Amili was launched last year itself. This year, but Amili is picked up. Now we are at a 65-35 split, 65 Dorabi, 35 Amili. सारी जो फैशन में कंपनियां एंड में मरती Correct. हो इन्वेंट्री की वजह से। जी। तो हमारे कितने डेज ऑफ इन्वेंट्री है? मैं इन्वेंट्री रखती हूँ 45 डेज की, हीरो प्रोडक्ट्स की मोस्ट सेलिंग साइजेस में. जो डेड स्टॉक का इशू आता है, साइज टूट जाता है ब्रांड्स का, उन्होंने किसी से बनवाया हुआ है, उनको पूरे सेट बनवाए.
यहाँ पे ब्रांड्स डूबते हैं, वो मैं नहीं करती। अगर मेरा ML XL चल रहा है पिछले 3 4 5 महीने से, तो मैं ML XL में, बट अगर मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल का ऑर्डर आ गया तो मैं 5 दिन में वो डिस्पैच कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा डेड स्टॉक क्रिएट नहीं होता। कितने स्टाइल्स और कितने SKU रखते हैं आप? So 220 styles are in Dorabi and 160 styles are in Amul. मार्जिन कितना बताया आपने? सॉरी आई लॉस्ट दैट। 13%. तो इस साल आप बोल रहे हैं कि आपके घर में करीब 65 लाख रुपया you'll save? जी. Okay, then why do you want to raise capital? पापा फिर से नहीं दे रहे हैं? सर पापा तो मैं जब तक मांगूंगी तब तक दे देंगे, बट ये मुझे खुद करना है। नहीं तो खुद करना है तो why पापा मम्मी है? सर पापा फिर भी लगेंगे, पापा दे भी देंगे, फिर भी लगेंगे। Because the idea is to grow very fast, very quickly. I have the first to market advantage when it comes to handcrafted goods and this kind of products. And I want to expand across categories. That is a 5-year plan. तो यार I've heard your story. मुझे इंडस्ट्री काफी रिस्की लगती है, given the explosion of fashion brands, especially in fast fashion. Yes, आप differentiate करना चाह रही हैं with slow fashion, but is the customer really looking for that? Customer definitely understands all of this, but there is a very big chunk of the customer who's not ready to pay a premium for it, and I agree with you there. हाँ जी, हाँ जी. कारीगरी, employment generation, ये सब branding है। बट अगर कस्टमर को माल बेचना है, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको दाम सही चाहिए और उसको प्रोडक्ट सुंदर दिखना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कैटेगरी व्हिच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, it will help you with the second sale. The price, it will help you with the first sale. जो भी सवाल आपको दिए, you answered with somebody who's very seasoned. वो आती है या तो एक good instinct से, या first principle thinking से, और with a few knocks, right? आपके केस में मुझे लगता है तीनों ही है. So I think you're a founder worth backing. मुझे valuation थोड़ा high लग रहा है, so I'll offer you a deal. 75 lakhs for 5% straight equity, nothing else. Okay. Not bad. Thank you for your offer. I'd just like to hear the other sharks. आशिमा, मद्रास साहब, सोनिया जी, एक्चुअली जब ये पिच चल रही थी, ऑब्वियसली आई वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पिच, बट यू नो मेरी भी एक बेटी है, वो अभी 8 साल की है। मुझे ये देख के, जो आशिमा के कॉन्फिडेंस को देख के इतना अच्छा लगा, और वो कॉन्फिडेंस क्योंकि मुझे पता है आप दोनों की वजह से उसमें आया है कि आप दोनों आशिमा के पिलर हैं। Yes, absolutely. और मैं जब आशिमा को सारे आंसर अच्छी तरह देते हुए सुन रहा था, मुझे लग रहा था काश मतलब एक दिन मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना बिजनेस पिच कर सके। Thank you. सेटबैक्स के बाद जो कमबैक करता है ना, वो रियल एंटरप्रेन्योर होता है। उनकी कहानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नहीं जाती, वो ऐसे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, अप डाउन, बहुत सारे हार मान जाते हैं रास्ते में, पर आपने उसको अपने पीछे छोड़ा, उससे जो सीखना था सीखा और आगे बढ़ते गए। इट इज़ वेरी 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 कमेंडेबल। व्हेन पीपल वॉच योर पिच, आई कैन टेल यू बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं आपसे। Thank you. ये बिजनेस आपने अच्छा बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन एक फैशन बिजनेस में बना के रखना थोड़ा मुश्किल है। आप इसी पाथ पे चलते रहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो 5.5 करोड़ है, ये 15, 20, 25 करोड़ भी हो जाएगा विद टाइम, लेकिन उस जर्नी में थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स आ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टुडे आई वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट, आई एम आउट। Thank you. इंडिया में अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बनना और उस तरह से स्केल होना, वो नॉट देयर येट। आई थिंक जो आप करने जा रही है उसका किसी हद तक मार्केट बनेगा, बट टू रियली गेट स्केल, टू गिव एन इन्वेस्टर एन एग्जिट, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो रही है ग्लोबली, यू नो, दुबई एंड ऑल। थिंक यूर अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस। थिंक अबाउट इट, बट फॉर टुडे आई एम आउट। मुझे जेन्युइनली लगता है कि स्लो फैशन में बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने वाला है, जी, और मैंने ये वाइसो ब्लू में भी देखा है जी। कि कंज्यूमर इंटरेस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स को, जो कि कुछ यूनिक डिजाइन्स बना रहे हैं, उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है।
जी और वर्ड ऑफ माउथ का भी बहुत सिग्निफिकेंट उसे बेनिफिट होता है कि एक बार कोई कपड़े पहनता है तो 2-3 लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, एंड द वर्ड कीप स्प्रेडिंग, तो उसमें मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट भी कम होते जाता है। मैं आपको आज ऑफर देना चाहता हूँ 40 lakhs 2% के लिए ऑफ योर कंपनी, विच इज रफली द वैल्यूएशन दैट यू हैड आस्क्ड। उसके साथ साथ मैं 35 lakhs फॉर 9% इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। टाई एंड डाई ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब खरीदी थी, अभी डीजल की खरीदी थी, और इसकी इंडिया में कम है, बहुत कम, बट मुझे बहुत अच्छी थी। आप मेंस वेयर में जाना चाहते हो? जी जी बिल्कुल। आई थिंक आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर एंड प्रॉब्ली ब्रांड एंड आई लव द फैशन स्पेस। मेरे 2 ब्रांड्स हैं इसमें, हाउस ऑफ चिकनकारी, यस इट इज डूइंग फिनोमिनल। दूसरा स्निच करके मेरा ब्रांड है, वो बंदा भी 100 पे आया था, आज 500 पे मेरे को कह रहा है 500 पे और डाल दो। मैं 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे भी डालने को तैयार हूं। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंडियन फैशन स्पेसेस एक्सप्लोडिंग। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जो आपने ऑफर मांगा था ना वो फेयर है। आई वुड लाइक टू कम इन एट 75 lakhs for 3%. Thank you so much, Aman. I would like all 3 of you to come on an offer. I would like to keep the valuation at 25 CR itself because I think it's a fair ask. Would you like to come together on this deal? ओनरशिप बहुत कम हो जाएगी। अनुपम, एक सेकंड आना, मैं हाँ, आपसे बात एक सेकंड मैं थोड़ा इफ यू हैव जस्ट 1% लेफ्ट Yeah. तो वो मुश्किल हो जाता है, तो आपको भी इस विषय में सोचना चाहिए। जी हम एक बात करके आते हैं, ठीक है सर। बट प्लीज थिंक अबाउट दैट। जी, यू सर। डोंट वांट अस विद वेरी लिटिल इक्विटी, जी है सर ना? बिल्कुल सर। You should maximize the number of sharks in the Yeah. deal. Figure out a structure Yeah. in which you can get as many as possible. Yeah. I think at least 2% ownership इन दोनों का होना चाहिए। If Aman and I join hands, Okay. we think 75 lakhs for 4% is fair. Can we do 1 CR for 4%? I can. We can. Let's do it. Let's do it. Deal All right. पक्की। डील पक्की अमन, डील पक्की अनुपम। अनुपम। Very nice. You guys Good are rocking. decision. Congratulations. आशिमा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आपके परिवार को भी। एनीवे आई कैन सपोर्ट, आई विल डू माय बेस्ट। Absolutely sir. Thank you so much. ये डील शायद मैं अकेले करने का ज्यादा वैल्यू था। जिस रास्ते में जा रही थी वहां पे मुझे लगा कि शायद ये बेहतर है कि मैं इंडिविजुअली ही अपना डील ऑफर करूं। मुझे लगा कि जो डील का ऑफर फाइनली बना 1 करोड़ 4% में, वो मेरे ऑफर से काफी सुपीरियर था और उस कारण से मैंने फिर उसके बाद डील को काउंटर नहीं किया। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनुराग। और मैं हूँ राधिका। हम दोनों सूरत से एक हाईली इंजीनियर्ड व्हीकल से आए हैं जो एटमॉस्फेरिक ग्लाइडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। नाउ इन दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इज यूज्ड। बर्नौलीज के हिसाब से बस शार्क्स ये कहना चाह रहे हैं हम प्लेन से आए हैं। किताबें भी अक्सर ऐसी सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और हमको बोर भी कर देते हैं। इसी की वजह से ज्यादातर लोग अपनी बुक्स खत्म नहीं कर पाते या अगर खत्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं ज़ीब्रा लर्न। ज़ीब्रा लर्न में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR इनको सिंप्लीफाई करते हैं एंड रीडर के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ज़ीब्रा लर्न बेजान कंटेंट में जान डालता है। ये करने के लिए हम 3 चीजें करते हैं। पहले, हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा इंडिया सेंट्रिक और काफी एक्शनेबल होता है।
सेकंड, हम अपने कॉन्सेप्ट्स में कलर्स तो डालते हैं और साथ ही उनको विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि शार्क टैंक में बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स की बात होती है, इसको कुछ ज़ीब्रा लर्न के अंदाज में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये जो लैंड आप देख रहे हैं, इसको लैंड नहीं एक बिजनेस मान लेते हैं। अब इस लैंड के हमने 100 पीसेस कर दिए, इसमें से 2 ब्लॉक्स हमने अमन को दिए एंड 3 ब्लॉक्स नमिता को दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अमन हैज 2% equity shares in the company and Namita has 3% equity shares in the company. तीसरा, ज़ीब्रा लर्न की किताबों में हम काफी सारे वैल्यू एडिशंस डालते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड्स, QR कोड्स और भी बहुत कुछ। हमारी बुक्स उन सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। और रिसेंटली हमने स्कूल बुक्स की कैटेगरी में भी एंटर किया है। ज़ीब्रा लर्न की किताबें अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा रीडर्स तक पहुंच चुकी हैं। ज़ीब्रा लर्न के माध्यम से हम रीडिंग को वापस फन और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं। ये करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट चाहेंगे 1 करोड़ रुपए का इन एक्सचेंज ऑफ 0.8% इन द कंपनी। अनुराग, राधिका, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। थोड़ा आप दोनों के बारे में बताइए कि आपको ज़ीब्रा लर्न बनाने की प्रेरणा या इंटरेस्ट कहाँ से आया, और आपके थोड़े पास्ट बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो बाय एजुकेशन मैं इक्विटी रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने CFA कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने PMS में काम किया है कुछ समय के लिए। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी जो मेरा रिसर्च वर्क में शेयर करना चाह रहा था, जो बिल्कुल नहीं चली। तब समझ आया पब्लिशिंग कैसे, क्या गैप्स है, क्या ब्रोकन है, और उसके बाद हमने स्टार्ट करने की कोशिश की। तो बुक्स उसके अंदर हम पहले कोर्सेज से स्टार्ट किए थे और फिर हमने बुक्स की तरफ उसको चेंज कर दिया। आपके बारे में राधिका? मेरा एजुकेशन भी फाइनेंस बैकग्राउंड में है। सूरत के एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका एक कोर्स है विच इज लाइक अ 18 मंथ कोर्स, जहाँ पे वो लोग हमको इक्विटी रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, ये सब पे ट्रेन करते हैं। आई वाज डूइंग दैट। बाय द टाइम आई वाज 19, आई स्टार्टेड वर्किंग विद JM फाइनेंशियल प्राइवेट इक्विटी डिविजन as a private equity analyst. When I was 20, he was 22, we started this company. और आप दोनों मिले कैसे एक दूसरे से? हम दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। ओके। कब शुरू किया आपने? सर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगस्त 2020, लेकिन बुक्स पहली बुक हमने रिलीज की थी 2021 मार्च। अब तक कितनी बुक्स रिलीज की है, और सबके सब बुक्स आपके कंटेंट है विद अ पर्सनली रिटन या दूसरे ऑथर्स के थ्रू? अभी तक हमारे पास 25 बुक्स है। 25 में से 4 हमारी मैथ्स की बुक्स है। 8 जो बुक्स है वो ज़ीब्रा लर्न के नाम पे पब्लिश्ड है, उसमें कोई ऑथर नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है उनको हायर करके हमने वो बुक्स लिखवाए। उसके बाद की जो बाकी बुक्स है, तब हमने ऑथर्स के साथ काम करना शुरू किया। जैसे हमारी रियल एस्टेट की बुक है, तो वो जो ऑथर है, ही वाज द CEO एट JLL अर्लियर। क्या are you a publishing company like a Penguin or HarperCollins? क्या are you an education company? हम अपने आप को इंटीग्रेटेड कहते हैं। कहने का मतलब कि हम बुक्स पब्लिश तो करते हैं, ऑथर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, ताकि कंटेंट पे हमारा बहुत डायरेक्ट कंट्रोल हो और कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का बने और IP हमारे नाम पे रहे। बट एक्चुअल में हम सेल भी हम खुद ही करना चाह रहे हैं, एक D2C बिजनेस की तरह। हम अपने आप को एक एजुकेशन कंपनी बहुत डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम किताबों का ही प्लेटफॉर्म है। बट अनुराग, राधिका, बुक्स एज अ बिजनेस, इतने हमने बुक स्टोर्स के बारे में सुना है जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैफेज में और धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आप लोगों को इस इंडस्ट्री में क्यों रुचि आई? ऑनेस्टली हम बुक्स इंडस्ट्री को सॉल्व करने नहीं निकले थे, हम एजुकेशन को ठीक करने निकले थे। हमने कोर्सेज से स्टार्ट किया था, उसमें भी हम विजुअली एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर करते करते हमने एक बुक भी ट्राई कर। और आपके टॉप टाइटल्स क्या हैं अनुराग? अभी आज के डेट में 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, और उसके अलावा अभी मनी गाइड रिलीज हुई है। दिखाएंगे जरा। हाय नमिता। हाय। These are for you. ब्रेक द करियर कोड। मैथ नहीं चाहिए भाई, ये फ्लैश कार्ड्स देखते। Curriculum books बना रहे हैं? Yes, this is Oh, then I NCERT. want to see one of Yeah. these. So this is real estate. बुक्स तो काफी ग्राफिक और पिक्टोरियल है। अभी जहाँ तक इसको समझने की कोशिश करें वो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट लुक्स सिंप्लीफाइड। क्या कॉस्ट है बुक का? 1500 पे हम सेल करते हैं, वो 3000 इज द MRP। बहुत महंगी है यार, 500 रुपए में मार्केटिंग की बुक्स मिल जाती हैं। 419। आपकी बुक कितने की बिकती है नमिता? 300। राइट? आप जो कह रहे हैं वो सही है, और हमारी बुक्स थोड़ी महंगी है, और हमारा ये डिसीजन है, और थोड़ी हम नहीं है, 5 टाइम्स। बहुत 3 टाइम्स महंगी है लगभग एवरेज तो बिजनेस क्यों? बुक्स से।
300 रुपए का तो प्रिंटिंग है सर। अनुराग, एक तरफ आप एक एक्सट्रीम पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्लास 6 के बच्चों को मैथ्स भी सिखा रहे हैं। तो या तो आप स्क्विरल विद अ टेल है या आप एलिफेंट विद अ ट्रंक है। ओके, यहाँ आप क्या बना रहे हैं? सर बुक का जो ओवरऑल मार्केट है, जो ENY का एक रिपोर्ट हमें मिला था, उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, जिसमें से 90 से 95% मार्केट एजुकेशनल बुक्स का है। जो बचा हुआ मार्केट है वो है नॉन फिक्शन बुक्स का और फिक्शन बुक्स का। सर फिक्शन बुक्स का मार्केट जो हम डायरेक्टली, जो हमारा मेजर पोर्टफोलियो है, वो सर लगभग इंडिया में आज के डेट में 3500 से 4000 करोड़ का मार्केट है। और जो स्कूल की बुक्स है वो हमारा एक एस्टिमेट है, लगभग 25 से 30,000 करोड़ का स्कूल बुक्स का तो मार्केट। आप ये टेस्ट कर रहे हैं स्कूल बुक्स या आप ये करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं सर। आपके बिजनेस के बारे में बताइए कि आपका पिछले कुछ साल का रेवेन्यू, बिजनेस, ये सब कैसा रहा है? हमने पहली किताब सेल करना फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा था और उसमें 10 लाख का नुकसान भी था। फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने 3 करोड़ 5 लाख का किताब बेचा था और उसमें लगभग 40 लाख का प्रॉफिट था। 24 में हमने 10 करोड़ 70 लाख का किताब बेचा था और 10 करोड़ 70 लाख के किताब में हमने लगभग 5-6 लाख रुपए हमने प्रॉफिट किया था। और उसके बाद इस साल अप्रैल में हमारा सेल था लगभग 79 लाख, मई में 90 लाख था, जून में 1 करोड़ 10 लाख था, जुलाई में 1 करोड़ 30 लाख था, अगस्त में 1 करोड़ 64 लाख था और सितंबर में 1 करोड़ 75 लाख था। तो आपने 7-8 करोड़ ऑलरेडी कर दिया इस साल लगभग, यस। पूरे साल में कितना करोगे? बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा? 21 से 22 करोड़। ओह क्रेजी। और कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट करोगे इसमें? हम जो भी प्रॉफिट करते हैं हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो बुक बनाने का खर्चा है, नहीं, वो अलग बात है। इबिटा कितना करोगे? सर एबिटा हमारा अभी तक जो किया है उसमें हमने अभी तक पैसे लूज किए हैं 20 लाख रुपए, जो 7 करोड़ रुपए किया है। बट इसमें हमने जो किताबें बनाने का खर्चा किया है वो भी हमने कैपिटलाइज नहीं करके उसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर हम कैपिटलाइज करते तो हम लगभग 60 से 70 लाख रुपए का हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये 7-8% प्रॉफिट मार्जिन का धंधा है? कह सकते हैं, एक तरीका वो है। अगर हम हर बार अपने कस्टमर्स को अक्वायर करते चले जाए तो वो कॉस्ट है, लेकिन अगर कस्टमर्स दोबारा वो ही किताब खरीदते हैं तो वो मार्जिन काफी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कितना तक पहुंचता है? अभी हमारा जो यूनिट इकोनॉमिक्स पे अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग का स्पेंड सबसे ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि वो कम हो जाएगा। कितना है मार्केटिंग अभी स्पेंड? 35%। एक आखिरी चीज बता दीजिए, आपके पास कैश कितना है आज? सब कुछ पेएबल्स और रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ये सब बैलेंस करके बैंक में आज 2 करोड़ 60 लाख पड़े हैं। तो आपने कोई फंड रेज करी है क्या? हाँ सर, हमने 2 राउंड रेस किया है। कहाँ जरा बताइए हिस्ट्री। पहला राउंड हमने रेस किया था दिसंबर 2021। सर 1 करोड़ रुपए का राउंड रेस किया था 8.8 करोड़ वैल्यूएशन पे। सर नेक्स्ट राउंड हमने किया 2023 मई में, हमने CCPS रेस किया था। उस समय हमारा सेल था महीने का 64 लाख रुपीस और हमने रेस किया था 2.75 करोड़ और उसके अगेंस्ट में फ्लोर था 42.75 करोड़ प्री मनी फ्लोर और कैप था 62.75 करोड़। और आज आप लेने आए हो पैसे एट 125 करोड़। 155। ये 21 करोड़ की सेल होती का है, काफी ज्यादा है। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत इम्प्रेसिव है कि 3.7 करोड़ रेस करके उसमें से 2 करोड़ अभी पड़े भी हैं आपके पास। 1.7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके बिजनेस में आपने 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव। आपका क्वेश्चन था कि सेल होती कहाँ पे है? तो हमारा जैसे लास्ट मंथ का जो 1.75 करोड़ का सेल है उसमें से 50% इज फ्रॉम Amazon, 45% इज जो मेरी वेबसाइट है उस पे एंड 5% इज फ्लिपकार्ट। और रिपीट रेट कितना है आपका आज के दिन में? रिपीट रेट थोड़ा कम है। अगर आप अभी तक का अक्रॉस देखेंगे तो दैट इज 10% के आसपास। वो ouch. इसके लिए भी है क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज है उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है अभी। आपका कोई हीरो प्रोडक्ट्स है? हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें 65% बुक्स फाइनेंस की कैटेगरी से आता है। Okay. 65 में भी मैं आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताती हूँ। जो स्टॉक इन्वेस्टिंग येलो कलर की बुक देख रहे हैं आप, वो वाली बुक एंड 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये दोनों बुक स्पेसिफिकली 15% ऑफ द सेल्स है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारी एक बुक है, वो वाली बुक एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये जो 2 बुक्स है वो दोनों 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। वाओ, सो तो 50% 50% सेल्स 4 बुक्स है और वो सारे और वो finance job। चारों, हाँ आई वाज कमिंग टू दैट, चारों फाइनेंस है। उसके अलावा जो बाकी की भी जो फाइनेंस की 3 बुक्स है दैट इज 55%, दैट इज बाय 65% इज फाइनेंस।
इसका मेजर रीजन ये है क्योंकि फाइनेंस हम दोनों का सब्जेक्ट है, हमने पहले वो लॉन्च किया था तो उसका मार्केट पिक हो गया। उसके अलावा हमारी मार्केटिंग की, रियल एस्टेट की और एचआर की जो बुक्स है उसका कंट्रीब्यूशन कम है अभी, क्योंकि हम ज़्यादा मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे और उसमें डेप्थ चाहिए प्रोडक्ट्स। मेरा एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस है आपके बिजनेस के बारे में। ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आपकी हाई मार्केटिंग परसेंटेज है और लो रिपीट है, और सिर्फ वही 4 फाइनेंस की बुक्स हैं, लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू। उससे मुझे ये लग रहा है जो की ऑडियंस है ना, वो ये वाली ऑडियंस है जो थोड़ी अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, उनको गेट रिच क्विक स्कीम्स चाहिए। आई एम श्योर आपके ऐड बहुत अच्छे होते होंगे और वो एंटाइज करते होंगे, आप ये बुक पढ़ लीजिए और अमीर हो जाएंगे आप। उनके घर किताबें आ जाती हैं, वो शायद पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं और लॉस हो जाता है उनका मार्केट में और ख़त्म कहानी, एंड दे नेवर कम बैक। हम कभी कम्युनिकेट नहीं करते कि आप हमारी किसी भी बुक से गेट रिच क्विक वाला स्कीम हम नहीं करते। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। अगर बिजनेस लोग ज़्यादा सारा रेवेन्यू उस तरह के कस्टमर्स के साथ आ रहा है जिनकी आपके साथ एक फ्लीटिंग रिलेशनशिप है, एक वो डेट कर रहे हैं आपको, आपसे शादी नहीं कर रहे, तो उससे बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है कि जब ये F&O ट्रेडिंग अब थोड़ा डाउन जाएगी, 40-50% जब गिरेगी, आपकी बुक्स की सेल उसी प्रोपोर्शन में भी गिर सकती है। सो आपको फटाफट डाइवर्सिफाई करना है, अदरवाइज योर नंबर्स नेक्स्ट ईयर कुड लुक लाइक यू आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। यूजुअली जब एक हाई सेल्स प्रॉफिटेबल कंपनी आती है टैंक पे, वी ऑल गेट एक्साइटेड, बट आपके केस में लॉट ऑफ एरियाज जहाँ डिजास्टर है और स्केलिंग बहुत मुश्किल होगा। इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू दोज एरियाज। 4 books are making up 50%, 7 books are making up 65%. Highly vulnerable business. Price too expensive, guys, at 3,000. The last point I want to make is आपको diversify करना है। मतलब जो चल रहा है उस पे डबल डाउन करना चाहिए आपने। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फाइनेंस हमारी एक्सपर्टीज है, ये चल रहा है, चलो इस पे डबल डाउन करते हैं। आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये सब चीजों में, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो है कि आप लोग फाइनेंस इंडस्ट्री और उसके अराउंड के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। आपको जो है फाइनेंस की कंटेंट का बादशाह बनना चाहिए सबसे पहले। मेरे को ना हमेशा ये लगता था कि फाइनेंस एजुकेशन जो है ये शायद स्कूल में बचपन से बतानी चाहिए। जैसे आजकल एक बड़ी बीच में मुहिम चली थी कि कोडिंग सिखाना चाहिए। मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी इक्वल या मोर इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद भी जो है काफ़ी ओवर द ईयर सीखा, और मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें मैं शायद पहले जानता तो कितना डिस्प्रपोर्शनेट मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने परिवार के लिए अच्छा करता। मैं जितने अपने घर परिवार में लोग हैं ना, सबको कहता हूँ कि आप बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर रखिए, और जितने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ मैं उन्हें भी यही कहता हूँ। तो मैं आपको 1 करोड़ जो आपने मांगा वो ऑफर करूँगा, पर वैल्यूएशन जो आपका कैप था पिछली बार उस रेंज में 1 करोड़ फॉर 62.5 करोड़ वैल्यूएशन पे मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। 1.6% ये ओनरशिप होगा, तो आप सोचिए इस बारे में। पर मुझे लगता है आपकी कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू शाह। इट्स अ ग्रेट ऑफर गाइस। मैं इसको अंडरराइट नहीं कर सकता इवन एट हाफ द वैल्यूएशन। ये उस टाइप की बिजनेस है और स्टेज है जो श्योर नहीं है कहाँ जाएगी। तो इफ आई केम इन टू दिस कंपनी आई वुड वांट 5 to 10%. दैट डज नॉट लुक पॉसिबल टुडे। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू अनुराग, राधिका, lovely to see people in finance doing business. थैंक यू। बट ये जो इंडस्ट्री है ना, मैं बुक्स नहीं पढ़ता, तो अनफॉर्चुनेटली ना मेरा ये आपके साथ वो नहीं बैठेगा। कभी मैं आपका बिजनेस बंद कराने में लग जाऊंगा कि बुक छोड़ो कुछ और करो। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर दीज रीजंस आई स्टे आउट। ओके, अच्छा, अभी आपके अमन, पास एक ऑफर है, रितेश का ऑफर। क्या करना चाहेंगे आप? सर विल लाइक टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। सो रितेश, आपकी डील पक्की। चलो जी, मेरी कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, Thank you, thank थैंक you. यू, God bless you, all the best. Thank you. बाय बाय।
शार्क्स। हमारी कहानी एक कैजुअल रोड ट्रिप से शुरू हुई, दिल्ली से जयपुर तक का एक सुहाना सफर जिसने हमें 2012 में ही वोकल फॉर लोकल की अर्जेंसी का एहसास दिला दिया था। एक 5 स्टार होटल की बिल्डिंग के पास बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा सा 6x6 का कमरा, उस पे ना कूलर ना पंखा और भीषण गर्मी में कुछ कारीगर बहुत ही खूबसूरती से वुडन कार्विंग कर रहे थे। पर जितनी खूबसूरती से वो वुडन कार्विंग कर रहे थे उतने खूबसूरत उनके माली हालात नहीं थे। इनफैक्ट शार्क्स वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इस बिजनेस में नहीं डालना चाहते थे और इसका मूल कारण था इतने प्यार और मेहनत से बने ये प्रोडक्ट सिर्फ डेकोरेटिव बन के रह जाते थे, फंक्शनल नहीं, जिनके कारण उनकी रेगुलर इनकम नहीं हो पा रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक्सक्लूसिव लेन की शुरुआत की। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ध्रुव है। नमस्ते, मैं कौशल हूँ। हम लोग गुड़गांव से, वी आर द को फाउंडर्स ऑफ एक्सक्लूसिव लेन, जो कि एक ऑनलाइन होम एंड लाइफस्टाइल रिटेल ब्रांड है जो आर्ट्स को फंक्शनैलिटी से जोड़ता है। जैसे कि ये डेकोरेटिव वास जिसको हमने टेबल लैम्प में कन्वर्ट करके फंक्शनल बना दिया। हमारे पास आज 5 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास 22 आर्ट फॉर्म्स और 2000 प्रोडक्ट्स हैं। हम अभी तक 12 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे कारीगरों के हाथ से ही बना था इंडिया का पहला वुडन स्पाइस बॉक्स, जिसको देश भर से बहुत प्यार मिला और वो आज हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एक्सक्लूसिव लेन के परिवार में 120 प्लस आर्टिसंस 14 अलग अलग इंडियन स्टेट से आते हैं। एक कारीगर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि अपने पेंट ब्रश के स्ट्रोक से, अपने पॉटर व्हील के टर्न से और हथौड़ी की ठक ठक से एक लेगेसी को बरकरार रखता है। हम चाहते हैं कि जो क्राफ्ट है इसको हम रिवाइव कर पाएं और हमारा मिशन है कि हम इंडियन कारीगरी को ग्लोबल होम्स तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। सो लेट्स मेक आवर आर्टिसंस फील दैट देयर क्रिएटिविटी मैटर्स, दैट दे मैटर। कौशल एंड ध्रुव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, शुरुआत कैसे हुई और इससे पहले आप दोनों क्या कर रहे थे? हम बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी हैं, 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम दोनों फर्स्ट कजन्स हैं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने एक सोलर कंपनी में स्टार्टअप में 1.5 साल काम किया था। सिंस माय कॉलेज डेज मैं कुछ ई कॉमर्स में करना चाहता था। 2009-2010 में योर स्टोरी के आर्टिकल्स पढ़ता था जिसमें कुछ ई कॉमर्स चल रहा था। फ्लिपकार्ट बुक सेल करता था, स्नैपडील भी उसके बाद कूपन्स करता था उस टाइम। उसके बाद कैटेगरी में आया। कौशल, आपका क्या बैकग्राउंड है? सो अगेन मैंने भी इंजीनियरिंग किया और अपने फादर के बिजनेस के साथ ज्वाइन करके वहाँ से अपना स्किल सेट बढ़ाया और एक्सक्लूसिव लेन में एज अ को फाउंडर मैं वेंडर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड फाइनेंस देखता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है आपके फादर का? सो दे वर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, सो वी वर डूइंग OEMs फॉर सैमसंग, BPL एंड ओनिडा। ये जो OEM का बिजनेस है इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। काफी कंपनीज काफी बड़ी हो गई हैं, तो फादर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो वी हैव सोल्ड दैट यूनिट। कब बेची? 2002 में। अगर रख ली होती तो आज तो सॉलिड धंधा होता बॉस। सो सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है। सबसे बड़ी फायर सेक्टर 61 नोएडा में हमारी फैक्ट्री में ही लगी थी और वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फायर था। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने वो बिजनेस खुद स्टैंड किया था, तो बहुत तेजी से स्केल कर रहे थे। उस स्केल में कुछ हादसा हुआ, उस हादसे को हम लोग मैनेज नहीं कर पाए और उसके बाद हमें इसको सोल्ड करना पड़ा। चलो, किसको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? मतलब नहीं, ऑल वेल, गुड। और शुरुआत कब हुई एक्सक्लूसिव लेन की? 2012 अप्रैल में। 12 साल हो गए जी? हाँ जी। 2012 अप्रैल में क्राफ्ट्सविला नाम की एक वेबसाइट हुआ करता था, तो वहां से हमने अपना पहला प्रोडक्ट मेरा दोस्त है मनोज। यस, सो हम मनोज जी से भी कई बार मिले। थोड़े सैंपल्स दिखाएंगे आप अपने? जी यस। अमन सर, की होल्डर फॉर यू। दिस वन नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा है। कुणाल सर, दिस इज दैट फेमस यस वॉल प्लेट सर। नहीं, आपके लिए रिफ्रेश। Very nice, huh? Look at this. Wood. नाइस। फिनिशिंग बहुत अच्छी है। वेरी गुड। ये जो आपने ये वुडन अंदर स्पाइस बॉक्स डाला है, तो यू हैव डिफरेंट। इसमें जो आपने डाला है ये पायरोग्राफी है मैम। वो क्या होता है? एक सुई होता है, उसको जलाई करके बनाया जाता है। ओह वाह। एक आर्ट फॉर्म है। और जो आप ये प्लेट देख रहे हैं ये मल्टी यूज है, इसमें आप अपना तवा रोटी सर्व कर सकते हैं। और ये क्या है? ये जैसे कि पहले आर्ट फॉर्म्स सिर्फ डेकोरेटिव नेचर के थे, ढोकरा जो
कारीगर थे बस्तर के और छत्तीसगढ़ के, तो उसको हाँ, ये हमने मुझे बस्तर आर्ट लग रहा है। जी, तो इसको हमने फंक्शनल बना दिया। सर्विंग ट्रे है ये। तो ध्रुव, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपने कहीं से बनवा के? नहीं सर, हम लोगों ने 120 आर्टिसंस के साथ काम करते, उनके साथ प्रोडक्ट्स को को-क्रिएट करते। वी हैव अ डिजाइन टीम, डिजाइन देते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ा अंग्रेज नाम है फॉर वेरी एथनिकली जी इंडिजिनस इंडियन प्रोडक्ट्स, नहीं? करेक्ट। ऐसा क्यों नाम रखा है आपने? 2012 में हमने चालू किया था। उस टाइम ब्रांडिंग का ज़्यादा नॉलेज था नहीं। जैसे क्राफ्ट मेला वगैरह घूमते थे तो वहाँ पे हर गलियों में एक एक क्राफ्ट को डेडिकेट किया हुआ था कि ये महाराष्ट्र का आर्ट है या ये बिहार का आर्ट है। तो वहाँ से थोड़ा सा हमें लगा कि करते हैं। इन हाइंडसाइट बदलना चाहते हैं अपना? नहीं सर, हम लोगों ने 12 साल लगा दिए और कहीं ना कहीं वो ब्रांड का थोड़ा बहुत रिकॉल बना है। जैसे कि अभी हम कुछ कंटेस्टेंट से मिले तो उन्होंने एकदम से देख के बताया, अच्छा ये स्पाइस बॉक्स तो हमारे पास भी है। वो तो ब्रांड देख के नहीं बताया ना, स्पाइस बॉक्स देख के बताया उन्होंने। राइट सर, तो राइट। ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रांड। जैसे मुझे भी लग रहा है एक्सक्लूसिव लेन, ये कोई लग्जरी रोड टाइप की कंपनी लगी, क्योंकि नीचे आपने एक लाइन भी बनाया जो जनरली रोड्स को डिवाइड करती है, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ ऑड फॉर अ कैटेगरी लाइक दैट। सर पहले 4 से 5 साल तो सिर्फ कारीगरों को समझाने में वक्त लग गया। हाँ। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में आए तो कारीगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा परेशान था। उसको ये लगता था कि हम भी मार्केट प्लेस है जो कि एक पीस का ऑर्डर आएगा और एक पीस लेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसको वो बार बार काउंटर करता, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते तो हम उनको यही समझाते कि जो हमने प्रोडक्ट का फोटो लगाया 99% ऑफ द टाइम्स डिस्पाइट द फैक्ट वो हाथ से बना है, वो सिमिलर दिखना चाहिए। जो नेक्स्ट 4 से 5 साल की जर्नी थी उसमें हम अपने सिस्टम को स्केल अप करने में लगे रहे सर। ये आप जो कारीगर को आप बोलते हो कि आप मार्केट प्लेस नहीं हो, आप एक्सक्लूसिव लेन करके बेचते हो, लेकिन इवेंचुअली तो आप उससे खरीद ही लेते हो ना? हाँ जी सर। तो आप बेसिकली जो इन्वेंटरी रिस्क है वो सारी आपकी है ना? राइट। जस्ट फर्क ये है कि आप जो बोलते हो कि मैं कारीगर को इज्जत देता हूँ, दिस जस्ट मींस कि आप कारीगर को थोड़े ज्यादा पैसे देते हो और प्यार से बात करते हो। सर देखिए, मैं एक रेप्यूटेड कंपनी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब हम इंडस्ट्री में आए, फैब इंडिया, हम फैब इंडिया बनना चाहते थे। मॉडल भी ये था कि जो फैब इंडिया ने पिछले 60 साल में ऑफलाइन करा उसको हमें ऑनलाइन करना है। तो जब हमें कारीगरों ने बताया कि जब हम फैब इंडिया ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हमें हमारे कुर्ते को देख के, हमारी दाढ़ी को देख के, हमारे हाव भाव को देख के हमसे बार्गेन किया जाता था। और वही प्रोडक्ट अगर किसी डिजाइनर के थ्रू जाता था तो उनको उम्दा पैसे मिल जाया करते थे। तो हमेशा हम बैकड्रॉप में रहे। तो उसी को हमने सबसे पहले सफाइज किया। हमने कारीगरों से डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट उनसे तो मीटिंग। आपने मिडलमैन हटाया? मिडलमैन बिल्कुल हटा दिया सर। एक मेरे को इसका एग्जांपल दो। पार्टी एक्स ये वुडन बॉक्स कितने का खरीदती थी कारीगर से? कोई 100 रुपए का वुडन बॉक्स है, हाँ। ठीक है जी। तो कारीगर उसके 100 रुपए चाह रहा था जो कि उसको मिलने चाहिए। जब वो बाय पार्टी के पास जाता था, रिटेलर के पास जाता था, तो उसको उसके पैसे नहीं मिलते थे, उसका दाम नहीं मिलता था। तो वो वापस आता, वही वो स्पाइस बॉक्स 80 रुपए का मिडलमैन को दिया करता था। मिडलमैन उसको चाहे 110 120 रुपए का रिटेलर को दे दिया करता था। आप कितने का खरीदते हो? शुरू में हम आर्टिसन से कोई भी बार्गेनिंग नहीं करते, उसका जो प्राइस पॉइंट होता है उसी पे बाय करते। पर वंस द स्केल हैपेंस, वो 90 रुपए में भी देने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम है। वो गेम ये है कि जैसे जैसे स्केल अटेन होता है तो उनके लिए थोड़े तो से वॉल्यूम पे खेलते हैं। हाँ। इस ब्रांड में या ब्रांड में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, डिस्टिंक्टिवनेस, कि मैं आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का देख लूं, कोई एक पहचान है जिससे मैं कह सकता हूं ये एक्सक्लूसिव लेन का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। क्योंकि हम 22 आर्ट फॉर्म के साथ काम करते हैं तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आप वर्ली देखते हैं तो वर्ली में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वॉल प्लेट्स है, वास है, लैंप है या कोई कॉफी मग है, तो उसमें एक डिस्टिंक्टिवनेस दिखती है, एक थीम दिखती है, एक डिजाइन दिखता है। और जब कस्टमर एक्सक्लूसिव लेन के बारे में सोचता है तो कस्टमर के दिमाग में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? होम। सर हमारे पास Amazon पे डेली 75,000 सर्चेज हैं हमारे ब्रांड के। अच्छा, इसीलिए मेरे ख्याल से अब आ जाते हैं नंबर्स पे। चलो प्रूव अस रॉन्ग। रेवेन्यूज बता दीजिए ना। 1920 में हमने किया था 8.5 करोड़, 9.5 करोड़, और नेक्स्ट ईयर हमने किया था 12 करोड़, 15 करोड़, फिर किया था हमने 18 करोड़, फिर हमने किया था 22 करोड़, लास्ट ईयर हमने किया 14 करोड़। 14 करोड़ 22 से 14 हो गया जी। आते हैं उस ठीक है, पे। कोई नहीं, अभी आप पूरा रन रेट खत्म क्या करिए। चल रहा है? आते हैं, आप खत्म कीजिए। अभी क्या रन रेट चल रहा है? अभी लास्ट मंथ सितंबर में हमने किया 1 करोड़ 66 लाख। फर्स्ट हाफ। पहले 6 महीने में हम 8 करोड़ कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? 20 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 22 14 20 ये क्या हुआ? ये वी क्यों हो गया? वी शेप
हम B2B करने लग गए तो इसलिए ये इनवॉइस जो वैल्यू है वो 42-43% के करीब कम हो जाती है। थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बताइए। हमारा जो लास्ट ईयर का एबिटा है वो 3% है, उससे पहले वाले ईयर में हमारा एबिटा 6% है, उससे पहले वाले ईयर में 7% है, उससे पहले वाले ईयर में अगेन 6% है। तो कम हो रहा है फिर से। और अभी कितना चल रहा है? 13% सर। और ये सारा मार्केट ये 3P है सारा, B2B नहीं कर रहे अब? 3P है सर, इसमें 60% 3P है, 40% रिटेल है। ठीक है। P3P और 3P दोनों मॉडल्स हम लोग करते हैं सर। मेरे को लगता है अगर प्रोडक्ट में इनहेरेंट डिमांड होती है ना तो उसकी सेल होती है, चाहे वो B2B, B2C, B2D, D2D, P2P, क्योंकि हमारे साथ भी यही हो रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप लोग बता नहीं पा रहे। जैसे आपको जो रेवेन्यू डिप दिख रहा है, जब हम कोई रिटेल पार्टनर को इन्वॉइसिंग करते हैं तो 42% कम पे होता है। वो उनके मार्जिन्स रहते हैं, कमीशंस रहते हैं जो हम उन्हें पास ऑन करना पड़ता है। अगर आप उस बिलिंग को कंसिडर करेंगे तो जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है इट इज बी समवेयर अराउंड 20 करोड़। फिर भी फ्लैट हो गया 3 साल की। हाँ, मतलब ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? सर पिछले साल हमने कुछ मिस्टेक्स करी। क्या? हमने एक फर्नीचर कैटेगरी हैंड ऑन चालू करा, एक हमने हनी चालू करा, ऑर्गेनिक हनी। तो 2 कैटेगरीज ऐसी चालू करी जो हम लोग सक्सेसफुली तो कर आप नहीं पाए। B2B, B2C, D2P, P2P, L2PL पे क्यों घुमा रहे थे? नहीं सर, ये है एक्चुअली ये पहले बता देते ना, क्योंकि अगर हम मैं मतलब एक स्वीट सी, आप लोग इतने स्वीट लोग हो, मैं भी बहुत स्वीट हूँ, तो आप ये क्लियर बता देते ना। हनी का बिजनेस इस बिजनेस से तो बहुत अलग है। सो सर अल्टीमेटली हमारा विजन यही है कि हमें फैब इंडिया की तरह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में और होम प्रोडक्ट्स में एंटर करना है। तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में स्पाइसेस हो गया, फ्रेग्रेंसेस हो गया, अपैरल्स हो गया। तो इस सब में घुस हो गया? सर अल्टीमेटली प्लान यही है कि अपैरल्स में भी एंटर करना है। देखिए ध्रुव, मैंने आप और कौशल आपसे एक सवाल शुरू में पूछा था कि व्हेन समवन थिंक्स ऑफ एक्सक्लूसिव लेन वो क्या सोचे, और आपने एक शब्द में जवाब दिया था, होम। उस आंसर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं जब भी किसी फाउंडर से जो ब्रांड बना रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू वांट द कस्टमर टू थिंक, सी देयर आईज लाइट अप, दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू फॉर 1 hour अबाउट व्हाट दे थिंक द ब्रांड शुड मीन टू द कस्टमर। मुझे लगता है यहाँ पे ब्रांड थिंकिंग है ही नहीं। हम भी एक बड़ी मार्केट प्लेस चलाते हैं, होम हमारे लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है, मिलियंस ऑफ ऐसे प्रोडक्ट हम बेचते हैं और वो बहुत सारे आर्टिजन्स ही बनाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, ऑनलाइन जो बेचते हैं, या तो आप ब्रांड बना के बेच रहे हैं जैसे बोट, या आप माल निकाल रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो माइंडसेट डिफरेंट है। मुझे लगता है हम यहाँ पे माल निकाल 12 साल से, और पर आप, मेरे को पता है ब्रांड बनाना चाहते हैं, पर शायद या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या कैपिटल नहीं है, या पेशेंस नहीं है, और भी बहुत सारे कंपल्शंस हो सकती है। बहुत सारा काम करना पड़ेगा टू ऑलमोस्ट पिवट द बिजनेस इनटू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड, व्हिच इज फैब इंडिया 2.0। फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम। कौशल, ध्रुव, आप इन्वेस्टमेंट चाहते ही क्यों? ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए ही चाहते हैं। एक तो इंटरनेशनल एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी 2014-15 में मिडिल ईस्ट कर रहे थे, यूएस कर रहे थे, उसको हम फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप बेच रहे हैं, ये नेम प्लेट्स आपने लगाए हैं ना हमारे नाम के, क्या लगा हमारा नाम लगा के थोड़ी फीलिंग आएगी हमें, नो नॉट अ बैड मूव, बट ये नेम प्लेट्स जो है गली गली में मिलते हैं यार, आपको पता है यार, नुक्कड़ पे मिलते हैं यार। आई मीन 2 दिन नहीं लगते हैं इसको बनवाने में। मैं क्या ब्रांड ढूंढ के नेम प्लेट खरीदूंगा? नहीं हो सकता है। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर यही रास्ता आप पकड़ के रहे तो गाड़ी को धक्का मार मार के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलकर 20-30% की ग्रोथ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आप तो पूरी तरह से दिशा बदलनी पड़ेगी, वेदर इट इज बिल्डिंग अ ब्रांड और बिल्डिंग अ स्केलेबल रिपीटेबल मॉडल। अच्छा काम करना, आर्टिसंस की मदद करना, खुद के लिए पैसे बनाना, वो आप कर पाओगे, आई हैव नो डाउट। लेकिन क्या ये इन्वेस्टेबल कर पाओगे? आई हैव सीरियस डाउट्स। इस रीजन से मैं आउट हूँ। थैंक यू। आपका विजन बहुत क्लियर है कि आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा शायद कॉम्पिटेंसी हो कि आपने कहीं सही टैलेंट नहीं लेकर के आए, सही पार्टनर नहीं लेके आए, या आपने उस रास्ते में निवेश नहीं किया बहुत एक्टिवली। जो आप एक्सक्लूसिव अपने साथ कारीगर जोड़ रहे हैं, आज वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है। मुझे लगता है उसके साथ अगर आपने ब्रांड जोड़ लिया तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी
और जो एस्पिरेशन है कि ग्रेट क्राफ्ट शुड नॉट गो वेस्ट वो आप सक्सेसफुल बना पाए। आज क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस रास्ते में पूरी तरीके से निकले नहीं हैं, उस कारण से मैं आउट हूँ। ऑल द वे बेस्ट। मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहूंगी कि आपके डिजाइन्स में नहीं है उतना अलग कुछ, इसमें है, राइट? इसमें है। और मेरा हमेशा मानना है कि डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे that strategy is also about saying no and not just other things. तो किसे ना बोलना है, हनी को ना बोलना है, दूसरी चीजें जहाँ डिफरेंशिएशन है उसे ना बोलना है, एंड इंस्टेड उसमें डबल डाउन कीजिए जहाँ आपका स्ट्रेंथ है। दैट क्लैरिटी मुझे आप में नहीं दिख रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, but I found you very genuine, not just saying purpose for the sake of purpose. You really care about the artisans, and that's really fantastic. थैंक यू। मेरे को ये प्रोडक्ट जैसे मेरे को दिल्ली आर्ट वगैरह में बहुत दिखते हैं, सबको ही दिखे। ये कैटेगरी एक्सप्लोड कर रही है बॉस, तुम लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो, ग्रोथ की तरफ थोड़ा पुश मारो अपने आप को, ब्रांड की तरफ जैसे हमने इतनी बातें करी, ब्रांड बना लो, कर सकते हो। अभी बहुत ग्रोथ स्टैग्नेटेड है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम Thank you, Shah. Thank you. Thank All you. the best, guys. All the All the way best. best. Keep the Thanks. purpose going. That's your exclusive lane to exit. Thank you, sir. Thank All you. the way best. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोलंकी। वेलकम है आपका आज द शाक में। आज हमारे साथ में जो फाउंडर हैं, जो शाक हैं, वो इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं कि उनके हिंदी के टीचर खुद होमवर्क करके आते थे और घबराते थे कि ये सवाल ना पूछ ले। हमारे साथ में है फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ ऑफ ओयो मिस्टर रितेश अग्रवाल। कैसे सर आप? नमस्ते आशीष जी, बहुत अच्छे। आप कैसे? मैं उत्तम हूँ। बहुत ही उत्तम। आपने संकल्प ले रखा है कि आज आप अच्छा कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं वार्तालाप करने के हिसाब से आया था, आप अगर कॉन्वर्सेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इसका आग्रह करने दे तो। बिल्कुल आग्रह है। प्रश्न जो सर आज पूछा गया है वो पूछा गया है अभिनव सिंह द्वारा। ये पुणे से हैं, 32 साल के हैं। सवाल है कि रितेश भाई, एक आर्टिकल में पढ़ा कि ओयो हिट्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर 11 इयर्स। एक बिजनेस कब तक विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव कर सकता है और कैसे सर्वाइव कर सकता है? क्या आप पे भी कभी इन्वेस्टर्स का प्रेशर आया कि थोड़ा प्रॉफिट बनाइए? अभिनव जी का जो सवाल है, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि कंपनीज के अंदर में कितना समय तक वो नुकसान ले सकते हैं। तो ओयो में देखिए, हमने जब शुरुआत करी तो बिजनेस में एट अ होटल लेवल तो हम लोग हमेशा नफा कमाते थे, पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट में यानी कि मार्केटिंग में और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट किया शुरू में, क्योंकि हमें स्केल चाहिए था। दो टाइप की कंपनीज होती हैं, आपने टैंक में भी सुना होगा जी। एक होती है एसेट हैवी और एक होती है एसेट लाइट। एसेट हैवी कंपनीज में मात्र 100 रुपए की रेवेन्यू के लिए आपको हजारों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, निवेश करना पड़ सकता है जी। पर हमारी जैसी कंपनी में जो 100 रुपए की रेवेन्यू के लिए शुरू में हो सकता है ज्यादा निवेश करना पड़े, पर जब बिजनेस ग्रो हो रही है कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। तो उस कारण से हमने शुरू में इन्वेस्ट किया और ऑफ कोर्स ओवर टाइम हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये करोड़ों रुपए की प्रॉफिट की बात करें, मैं सिर्फ करोड़ों दुआएं कमा सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं आपके सवाल पूछ सकता हूँ। आप सवाल भेजिए, पूछूंगा मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शाक में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शाक।